हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको राउल्ट का नियम करवा दिया था, राउल्ट के नियम की क्वेश्चन की प्रैक्टिस तक मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जस्ट उसी के आगे है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्य गुणधर्म। देखिए यहाँ पर क्या है कि अणुसंख्य गुणधर्म नाम से ही इसके पता चल रहा है कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुणधर्म है ना, यानी अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुणधर्म क्या कहलाते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ये परिभाषा तो केवल समझने के लिए हो गई। अब देखते जरा इसकी डिफिनेशन में क्या लिखा है और क्या बताया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा कि विलयनों के कुछ गुण उनके निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या या मात्रा पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। यानी विलयनों के कुछ गुण होते हैं, है ना, विलयनों के कुछ गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर या उसकी मात्रा पर जो है क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। यानी आपने विलय मिलाया है तो कितना विलय मिलाया है ना, उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करेंगे या उसके नंबर पर डिपेंड करेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर दोनों शब्द लिखे हुए हैं, संख्या या मात्रा, यानी क्वांटिटी या नंबर। तो कितना नंबर है या कितनी क्वांटिटी है, उसके हिसाब से वो गुणधर्म क्या होगा, चेंज होगा, परिवर्तित होगा, उसी हिसाब से हमें देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं कि अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं विलय के कणों की संख्या परिवर्तित होने पर अणुसंख्य गुणधर्म भी परिवर्तित हो जाते हैं। कह रहा है कि विलय के कणों की संख्या परिवर्तित होने पर, देखिए जब विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है तो विलय के कणों की संख्या जब परिवर्तित हो जाएगी, बदल जाएगी, तो अणुसंख्य गुणधर्म भी क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा ना। तो वही लिखा हुआ है कि विलय के कणों की संख्या परिवर्तित होने पर अणुसंख्य गुणधर्म भी परिवर्तित हो जा रहा है, परिवर्तित हो जाता है। यानी कुछ अणुसंख्य गुणधर्म होंगे जो विलय के अणुओं की संख्या बढ़ने पर बढ़ जाएंगे, कुछ अणुसंख्य गुणधर्म जो होंगे विलय के कणों की संख्या बढ़ने पर घट जाएंगे। तो कुछ पॉजिटिव दिखाएंगे इफेक्ट और कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी दिखाएंगे, है ना। आगे देखिएगा, ये चार प्रकार के होते हैं। तो अणुसंख्य गुणधर्म जो हमें पढ़ना होता है वो कितने होते हैं, टोटल 4 टाइप के होते हैं जो आपके क्लास 12 लेवल पर आपको पढ़ना है। तो कौन कौन से होते हैं जरा यहाँ पर लिखे हुए कि नंबर फर्स्ट लिखा कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, है ना। अगर इसको लिखना चाहें तो हम यहाँ पर इसके लिए डेल्टा पी सिंबल यूज करते हैं। वैसे P0 माइनस PS अपॉन P0 ये पूरा होता है, लेकिन शॉर्टकट में हम इसको डेल्टा P भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन आपका पहला अणुसंख्य गुणधर्म है। दूसरा देखिए, दूसरा है आपका क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं इसको। एलिवेशन, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ जाना, और क्वथनांक तो आपने पढ़ा ही होगा बॉइलिंग पॉइंट, है ना, बॉइलिंग पॉइंट आपने पढ़ा हुआ क्वथनांक। तो क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक का मतलब ये होता है कि कोई द्रव जिस ताप पर उबलता है उसे उसका क्वथनांक या क्वथनांक बिंदु कहते हैं। देखिए क्वथनांक और क्वथनांक बिंदु एक ही चीज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो क्वथनांक में उन्नयन यानी जो क्वथनांक बिंदु है हमारा, उसमें क्या होगा, उन्नयन का मतलब बढ़ोतरी, बढ़ जाना, है ना। तो जो क्वथनांक बिंदु है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसे कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टीबी से इसको लिखते हैं। उसके बाद थर्ड जो हमारा है हिमांक में अवनमन यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। डेल्टा परिवर्तन, देखिए यहाँ पर एक चीज और आया है कि अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कम हो जाना, उन्नयन का मतलब बढ़ जाना, अवनमन का मतलब होता है कम हो जाना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ हो गया। उसके बाद नंबर 4 लिखा है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम यहाँ पर पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, पाई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे 4 अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में यही पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन अणुसंख्य गुणधर्म है ना। तो ये चारों के चारों आपके क्या हैं, अणुसंख्य गुणधर्म हैं, और इनकी बिल्कुल डिटेल स्टडी हमें करनी है चारों के विषय में। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया है कि अणुसंख्य गुणधर्म होते क्या हैं।
है ना, कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण धर्म क्या कहलाते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो हो सकता है कि अणुसंख्य गुणधर्म कुछ बढ़ जाते हैं, अणुओं की संख्या घटेगी तो कुछ घट जाते हैं, अणुओं की संख्या बढ़ने पर कुछ घट जाते हैं या बढ़ने पर कुछ घट जाते हैं, इस तरीके से। तो संख्या परिवर्तित होने पर ये परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये हो गया अणुसंख्य गुणधर्म। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक एक अणुसंख्य गुणधर्म को आपको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाता हूं। तो आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर हम अणुसंख्य गुणधर्म को चालू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा अणुसंख्य गुणधर्म होगा वो है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। चलिए तो चलिए देखते हैं कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आरएलवीपी कहते हैं इसको, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसमें क्या है कि किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो चलिए जरा डेफिनेशन को हम अभी छोड़ते हैं, पहले हम वाष्प दाब को समझ लेते हैं कि वाष्प दाब क्या होती है और वाष्प का अवनमन क्या होता है, फिर हम आपेक्षिक अवनमन को समझेंगे। तो सबसे पहले हमें वाष्प दाब समझना होगा कि क्या है। तो इसके लिए हम एक डायग्राम यहाँ छोटा सा बना लेते हैं। मान लिया कि ये क्या है, कोई एक बंद पात्र है, एक बंद पात्र है, एक बंद बर्तन है ना, जिसमें क्या है कि ये वाटर है, H2O है, पानी है। अब बंद बर्तन में आप पानी गर्म कर रहे हैं, है ना, तो पानी जब गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा कि उसमें गर्म करने के बाद कुछ देर बाद में भाप बनना चालू हो जाएगी, वाष्प बनना चालू हो जाएगी। वाष्प का मतलब क्या होगा, भाप, है ना। तो इसमें क्या होगा कि वाष्प बनना चालू हो जाएगी। जब बंद बर्तन में पानी गर्म करेंगे तो अब इसमें क्या बनेगी, वाष्प बनेगी, भाप बनेगी, बनेगी ना। और ऊपर से अगर ढक्कन बंद है तो वाष्प कहीं बाहर जा नहीं सकती है, तो वो क्या करेगी, इससे टकराएगी, इस पात्र की सतह से ऊपर से टकराएगी, और टकराने के बाद क्या होगा कि ये वाष्प यहाँ से वापस लौटेगी, ऐसे ऊपर टकराएगी और टकराने के बाद वापस लौटेगी, और लौटने के बाद, ऊपर से लौटने के बाद इस लिक्विड या द्रव की सतह पर क्या करेगी, एक दाब लगाएगी, है ना। यानी जो वेपर प्रेशर है आपका, जो वेपर है वो क्या करेगी कि लिक्विड की सरफेस पर एक प्रेशर लगाएगी, है ना। यानी वाष्प के द्वारा, भाषा सुनिएगा, वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। नाम में देखिए आ रहा ना, वाष्प दाब, यानी वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब। तो यहाँ बंद पात्र में क्या कर रहे थे कि पानी को गर्म कर रहे थे, तो यहाँ वाष्प बनेगी, और वाष्प, चूंकि पात्र क्या है, ये बंद है, तो वाष्प यहाँ से टकराने के बाद इस द्रव की सतह पर क्या करेगी, दाब लगाएगी, जिसे हम कहेंगे वाष्प दाब। अब एक कंडीशन क्या होगी कि जब यहाँ पर वाष्प इसमें बन रही होगी, यानी यहाँ पर वाष्प टकरा करके इसमें लौटेगी, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर वाष्प और द्रव की अवस्था के मध्य एक साम्यावस्था की स्थिति आ जाएगी। जितनी वाष्प बनेगी उतना वाष्प से पानी बन करके फिर क्या है, उसी में मिल जाएगा बंद पात्र में। तो जब साम्यावस्था में द्रव का वाष्प दाब हो जाएगा तो उसे कहेंगे साम्य वाष्प दाब, यानी एक साम्यावस्था बन जाएगी। साम्यावस्था क्या होती कि जितनी भाप बनेगी उतना ही भाप से लिक्विड भी बनेगा, पानी बनेगा। जितना पानी भाप बन करके ऊपर उड़ेगा उतनी ही भाप पानी बन करके फिर से उस द्रव में गिर जाएगी। तो वो क्या है कि साम्यावस्था की स्थिति हो जाएगी, दोनों की कंडीशन बराबर हो जाएगी, तो उसे कहेंगे साम्य वाष्प दाब। तो साम्यावस्था में द्रव का वाष्प दाब द्रव का साम्य वाष्प दाब कहलाता है। ठीक, तो ये हो गया। अब उसके बाद हमें समझना होगा कि वाष्प का अवनमन क्या होता है, तभी हम समझ पाएंगे कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होगा। वाष्प दाब तो मैंने बता दिया कि वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। तो वाष्प का अवनमन क्या होगा, देखिए वाष्प का अवनमन, जैसे मान लिया कि यहाँ पर ये है हमारा शुद्ध द्रव या शुद्ध, या इसको हम लिख लेते हैं विलायक। जल क्या होता है, विलायक होता है। इसके अंदर क्या है, विलायक है, पानी है ना, यहाँ पर क्या है, वाटर है।
अब इसमें क्या होगा कि जब वाटर होगा तो आप इसको गर्म करेंगे तो इसमें क्या होगी, भाप बनेगी, वाष्प बनेगी, वाष्प बनेगी ना। तो जब यहाँ वाष्प बनेगी तो इसमें भी क्या होगा, वाष्प दाब बनेगा। तो यहाँ पर जो बनने वाली वाष्प है, जो वाष्प दाब है, उसको हम मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि वाष्प हमारे दाब कितना है, P0 है। ये शुद्ध द्रव है या इसको विलायक कह सकते हैं, इसमें केवल पानी है और कुछ नहीं है। तो इसका जो वाष्प दाब वो कितना मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। अब इस विलायक के अंदर कोई भी विलेय मिला दिया, विलेय क्या, जैसे चीनी, नमक, यूरिया, ग्लूकोज, मैंने आपको बहुत सारे विलेय के एग्जाम्पल पढ़ाए थे चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो इसमें आप कुछ भी विलेय मिला सकते हैं। और कैसा विलेय, अवाष्पशील। अवाष्पशील क्या होगा कि जिसकी वाष्प ना बने, वो वाला विलेय हमें मिलाना है। तो इस विलयन के अंदर हमने क्या किया कि कोई विलेय मिला दिया, और विलेय मिलाकर के हम क्या बना देंगे, विलयन। ये है ना। तो इसमें क्या, जब प्योर पानी होगा, देखिए जब केवल पानी को गर्म करेंगे तो भाप ज्यादा बनेगी, वाष्प ज्यादा बनेगी। अब इसमें क्या किया कि वाटर के साथ साथ इसमें हमें मान लिया कि इसमें हमने मिला दिया है चीनी, मिला दिया, मान लिया यहाँ पर क्या है, हमने चीनी को मिला दिया है। अब क्या होगा कि पहले की कंपैरिजन में यहाँ पर वाष्प कम बनेगी, बनेगी ना, क्यों, क्योंकि सरफेस पर देखिए यहाँ पर क्या है कि ये इसकी जो लेयर है सरफेस, सरफेस पर यहाँ पर पहले क्या था, इस सरफेस पर केवल जल के अणु थे। यहाँ पर क्या थे, ये केवल जल के अणु थे। तो केवल पानी था तो आसानी से वेपर बना रहा था, वाष्प बना रहा था। अब यहाँ पर क्या होगा कि कुछ अणु जल के हो जाएंगे और कुछ अणु चीनी के हो जाएंगे। ये मान लिया कि चीनी के पार्टिकल हैं, है ना, ये इस तरीके से। ये तो सतह पर क्या होगा कि जल के कण भी आ जाएंगे और चीनी के कण भी आ जाएंगे। तो सतह पर यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा विलायक है, जो वाटर है, उसकी मात्रा कम हो जाएगी सतह पर। तो जब यहाँ पर सतह पर उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कि इसमें वाष्प भी कम बनेगी। तो यहाँ का जो वाष्प दाब है वो मान लेते हैं हम, कितना है, PS मान लेते हैं। यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, P0 है। और विलायक में जैसे ही कोई विलेय मिलाया तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका विलयन, बन जाएगा। जैसे आप विलायक में विलेय मिलाएंगे तो विलायक और विलेय मिलकर के क्या बनाते हैं, विलयन। तो यहाँ आपने विलायक यानी पानी के अंदर चीनी को मिला दिया तो ये बन गया विलयन। और विलयन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो पहले देखिए वाष्प दाब शुद्ध द्रव का कितना था, P0। बाद में वाष्प दाब कितना हो गया, PS। तो वाष्प दाब किसका ज्यादा होगा, पहले वाले का, इसमें वाष्प ज्यादा बनेगी। दूसरे वाले का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही देखिए पहले की तुलना में क्या हुआ, बाद का वाष्प दाब कम हो गया। इसे ही कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन का मतलब रिलेटिव कंपैरिजन, कंपैरेटिवली रूप से, कि पहले वाष्प दाब देखिए क्या था, P0 था, बाद में वाष्प दाब कितना हो गया, PS हो गया, है ना। तो यहीं पर देखिए लिखा हुआ है, यही आपसे कह रहा था कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। देखिए किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन, देखिए विलायक का वाष्प दाब कितना था, P0, है ना। वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब कितना था, P0, और विलायक के वाष्प दाब में अवनमन कितना हुआ, PS। ये हो गया, ये विलयन का वाष्प दाब है, ठीक। तो वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो फार्मूला देखिए, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर क्या होगा, विलायक के वाष्प दाब में अवनमन। देखिए यहाँ पर जो है, इस जगह पर किताब या सीरीज में देखेंगे या अलग अलग किताबों में हो सकता है कि विलयन लिखा हो, कि विलयन के वाष्प दाब में अवनमन, तो वो भी गलत नहीं है। क्यों, क्योंकि जब आप विलायक में विलेय मिला देंगे तो विलयन ही तो बनेगा। तो यहाँ पर होगा विलयन के वाष्प दाब में अवनमन, यानी यहाँ विलयन भी लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, गलत नहीं है। तो विलयन के वाष्प दाब में अवनमन ये भी हो सकता है, या विलायक के वाष्प दाब में अवनमन ये भी हो सकता है। नीचे क्या होगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है P0। और ऊपर जो विलायक के वाष्प दाब में अवनमन कितना होगा, तो विलायक का वाष्प दाब पहले P0 था, घटकर के वाष्प दाब कितना हो गया, PS हो गया। तो ये पहले का वाष्प दाब और ये बाद का वाष्प दाब P0 माइनस PS हो गया। और नीचे देखिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, P0 है, तो P0 माइनस PS अपॉन P0 हो गया। वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन को हम डेल्टा P से लिख देंगे,
परिवर्तन को। तो डेल्टा पी दिखा रहा है वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन को, डेल्टा पी। अब यहां पर देखिएगा, इन दोनों को हम एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। फार्मूले में कहीं कहीं पर P0 माइनस पी एस अपॉन P0 ये लिखा हुआ मिलेगा, या इसी के बराबर ये भी है, तो इसकी जगह पर इसे या इसकी जगह पर इसे, दोनों को हम किसी को भी लिख सकते हैं। जहां पर हमें जैसी जरूरत पड़ेगी हम उसको वैसे यूज कर लेंगे। तो ये पहले का वाष्प दाब था विलायक का, ये बाद का वाष्प दाब हो गया। तो पहले के वाष्प दाब से बाद का वाष्प दाब माइनस कर दिया, तो ये हो गया विलायक के वाष्प दाब में अवनमन P0 माइनस PS, और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या है, P0 है। तो डेल्टा P बराबर P0 माइनस PS अपॉन P0 हो गया। इस प्रकार से ये है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। जो पहला अणुसंख्य गुणधर्म था उसकी जो मेन डिफिनेशन थी वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन की, वो मैंने आपको यहाँ पर लिख भी दिया है डिफिनेशन को। और यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के जो विलायक है और ये विलयन है, इसको भी लेकर के मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं अब यहां पर क्या इसके बाद होगा कि राउल्ट अपना नियम लगा देंगे, क्योंकि राउल्ट ने भी तो यही बात कही थी कि जो विलयन का वाष्प दाब होता है मूल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहां भी क्या होगा, हम विलायक के अंदर विलय को मिला रहे हैं तो विलयन बन रहा है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा कि राउल्ट भी अपना नियम लगा देंगे और बन जाएगी डिफिनेशन राउल्ट के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन की, है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर राउल्ट के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है उसको मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए देखते हैं कि राउल्ट ने क्या बताया है वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बारे में। देखिए राउल्ट का नियम जो आपने पढ़ा, तो राउल्ट के नियम में क्या बताया गया था, राउल्ट ने ये कहा था कि विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, राउल्ट का नियम आपने पढ़ा था, तो किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। उसका कहने का मतलब ये था कि जितनी मात्रा आप विलय की विलयन के अंदर मिलाएंगे उतना ही आपको उसमें वाष्प दाब देखने को मिलेगा। ये राउल्ट ने अपने नियम में बताया था। उसी प्रकार से यहां भी तो वही हो रहा है कि विलयन के अंदर हम क्या मिला रहे हैं कि विलय को मिला रहे हैं, यानी विलय की मात्रा को मिला रहे हैं, तो हमें वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन देखने को मिलता है। यानी वाष्प दाब का अवनमन कब हो रहा है, तो अवनमन जो है विलय को मिलाने पर हो रहा है। तो इसीलिए राउल्ट ने, मैंने आपको वहां भी बताया था कि राउल्ट ने दो केस बनाए थे, एक तो द्रव की द्रव में विलेयता के लिए बनाया था, है ना। जब वहां पर मैंने राउल्ट का नियम पढ़ाया था तो आपसे कहा था कि राउल्ट का एक केस तो वहां पर स्टडी कर लिया था, सेकंड केस जो है वो राउल्ट का यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर हम विलयन के अंदर विलय मिला रहे हैं। और कैसा विलय, आवाष्पशील विलय, और जो कि कैसा है तो ठोस है, सॉलिड है ना। तो लिक्विड वाले की बात वहां कर ली थी, सॉलिड वाले की बात यहाँ पर है। तो बताया क्या था, यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है कि राउल्ट के अनुसार क्या बनेगा कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है, यानी वाष्प दाब में जो कमी है वो किसके बराबर होगी, वो होगी विलय के मूल प्रभाज के बराबर होगी। अब मूल प्रभाज क्या है, मूल प्रभाज जो है विलय की मात्रा को, विलय की सांद्रता को, यानी सांद्रता को व्यक्त करने की इकाई थी मूल प्रभाज। तो मूल प्रभाज क्या बताएगा, विलय की मात्रा को ही तो बताएगा कि विलयन के अंदर आप जितना विलय मिलाओगे, है ना, विलयन के अंदर जितना विलय मिलाओगे उतना ही वाष्प दाब में आपको अवनमन देखने को मिलेगा, है ना। जैसे क्या होता है कि कोई चीज उबल रही हो, आप उसमें क्या करते हैं, कोई दूसरा पदार्थ डाल देते हैं या और कोई पदार्थ डाल देते हैं, तो कुछ समय के लिए वाष्प बनना, भाप बनना या उबलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, वाष्प बनना बंद हो जाती है। उसके बाद कुछ देर उसको हीट करिए, गर्म करिए, फिर उसके बाद फिर से वाष्प बनना चालू हो जाती है ना। तो ये है कि जितना आप विलय मिलाएंगे आपको उतना ज्यादा वाष्प में अवनमन देखने को मिलेगा, वाष्प दाब में उतनी ही कमी आपको मिलेगी आप जितना ज्यादा विलय मिलाएंगे। माने पानी उबल रहा है ना, पानी में भाप बन रही है, आपने उसमें 1 किलो मिट्टी मिला दी या 1 किलो चीनी मिला दी या 1 किलो यूरिया मिला दी या 1 किलो नमक मिला दिया, कुछ भी विलय मिला दिया हो, तो क्या होगा कि वहां पर भाप बनना बंद हो जाएगी। जिस क्वांटिटी से आप मिलाएंगे उसी क्वांटिटी से उतना ही ज्यादा हमें अवनमन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे इसमें ये वाटर है, इसका वाष्प दाब कितना है, P0 है। अब आप क्या करिए कि इसमें मिला दीजिए
चीनी को, इसमें चीनी मिला दिया तो इसमें क्या था, पानी। अब जल क्या होता है, तो जल होता है विलायक, विलायक होता है, और चीनी क्या होती है, विलेय होता है। तो विलायक और विलेय मिलकर के ये क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा, है ना। तो यहां पर जब वाष्प दाब आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको पीएस। तो जितने ज्यादा आप इसमें चीनी मिलाएंगे, इस विलायक में जितनी ज्यादा चीनी मिलाएंगे, तो यहां पर आपको उतना ही ज्यादा वाष्प दाब में कमी देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से राउल्ट ने यही बात बताई है कि जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। अर्थात देखिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होगा, ये है P0 माइनस PS, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और ये विलयन का वाष्प दाब है PS, और नीचे क्या है, ये है विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर किसके होगा, ये है मोल अंश, और किसका मोल अंश, तो विलेय का मोल अंश। तो ये आपका फार्मूला वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का बन जाएगा। ये बन गया हमारे वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का फार्मूला। अब देखिए करना क्या है, इसी फार्मूले को हम आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए कैसे बढ़ाएंगे, इधर मैं आपको इसको बढ़ा करके बता देता हूं कि फार्मूला आगे कैसे बढ़ेगा, है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, विलेय का मूल प्रभाज्य। अब किसी का मूल प्रभाज्य आपको लिखना होता था तो मूल प्रभाज्य कैसे लिखते हैं, जरा देखिए, ये है विलेय, ये होगा विलेय का मूल प्रभाज्य, ये मूल प्रभाज्य का सिंबल है, और ये है विलेय। तो विलेय का मूल प्रभाज्य निकालना तो क्या होगा, ऊपर विलेय के मोल, नीचे टोटल मोल। टोटल किसके, तो विलयन में दो ही घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो यहाँ पर विलेय का मूल प्रभाज्य लिखना, तो ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा विलेय का मोल, विलेय का मोल होगा, और नीचे क्या होगा, विलेय का मोल प्लस क्या हो जाएगा, हम विलायक के मोल को कैपिटल एन से लिख लेते हैं, तो यहां पर लिख लिया कैपिटल एन। ये है विलायक का मोल, ये है विलेय का मोल, और ये है विलेय का मोल, यानी विलेय का मोल अपॉन विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल, ये विलेय का मोल प्रभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर विलेय के मोल स्मॉल एन मान लेते हैं, और विलायक का जो मोल है वो क्या है, कैपिटल एन मान लेते हैं। तो देखिए ये हम कर देंगे, विलेय का मोल प्रभाज्य बराबर स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। देखिए ये बन गया। अब जहां पर ये लिखा हुआ है एक्स विलेय, इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, ये विलेय का मोल प्रभाज्य है, विलेय का मोल प्रभाज्य ये बन जाएगा। तो इसकी जगह पर फॉर्मूला क्या बनेगा, P0 माइनस PS अपॉन P0। देखिए ऊपर क्या है, देखिए इसकी जगह पर क्या है, एक्स विलेय की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा, और नीचे n प्लस n हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका विलेय का मूल प्रभाज्य है ये, और ये क्या है, वाष्प दाब का अवनमन है। तो इन दोनों में एक फाइनल फार्मूला आपका ये आ जाता है, इस प्रकार से ये फार्मूला आपका आ जाएगा। ये है राउल्ट के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। यहां से इस फार्मूले को मैंने डिराइव करवा दिया आपको, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको तन विलयन के लिए राउल्ट का नियम बता देता हूं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। समीकरण को मैंने आपको बता दिया है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, और ये है विलेय का मोल प्रभाज्य। आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं जब आपको सवाल दिया गया हो, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे लिखा हुआ है कि तन विलयन में विलेय के मोलों की संख्या विलायक की तुलना में बहुत कम होती है, अर्थात स्मॉल एन वेरी वेरी लेस देन कैपिटल एन से, है ना। अतः तन विलयन के लिए राउल्ट का नियम, देखिए विलयन तन है, मान लिया आपने 1 लीटर शरबत बनाया, 1 लीटर शरबत बनाया है, उसमें मान लिया 1 किलोग्राम आपने चीनी मिलाई, 1 लीटर शरबत में आपने 1 किलोग्राम चीनी मिलाई। उसके बाद क्या किया कि मान लिया कि लोग पीने वालों की संख्या ज्यादा हो गई, है ना, शरबत पीने वालों की संख्या क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। तो आपने क्या किया कि उस 1 लीटर के अंदर 1 बाल्टी पानी को मिला दिया, है ना। 1 बाल्टी पानी को जब मिला दिया तो वहां पर चीनी क्या थी, सॉल्यूट थी, विलेय थी। तो अब विलेय की मात्रा क्या हो जाएगी उस पानी के अंदर, बिल्कुल ना के बराबर,
है ना, आपने 1 लीटर शरबत बनाया था और उसमें 1 बाल्टी पानी मिला दिया, तो उससे क्या होगा कि जो सल्यूट की क्वांटिटी है, जो शक्कर की क्वांटिटी है चीनी की, वो क्या हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। अब वो केवल पीने से आपको केवल पानी ही लगेगा, अब वो शरबत का स्वाद उसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसमें विलेय की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। यानी उस विलयन को क्या कर दिया गया है, तनु कर दिया गया है। तनु विलयन की परिभाषा भी तो यही है कि वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम हो और विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा हो, है ना। तो उसी प्रकार से आप सोच सकते हैं कि विलयन क्या हो, तन हो, है ना, बहुत पतला विलयन हो, हल्का विलयन हो, कि 1 किलोग्राम चीनी तो 10 लीटर पानी, इस तरीके से। तो विलेय की क्वांटिटी जब बहुत कम हो गई तो विलेय के मूलों की संख्या को क्या कर देते हैं हम, निग्लेजिबल कर देते हैं, अमान्य कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर मान लिया गया कि बहुत विलयन तनु है, तो विलेय के मूलों की संख्या विलायक की तुलना में क्या हो जाएगी, बहुत कम होगी, अर्थात स्मॉल एन वेरी वेरी लेस देन हो जाएगा कैपिटल एन से। तो स्मॉल एन को हम यहां से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे। जब विलेय की मात्रा उसमें रहेगी नहीं, चीनी की मात्रा उसमें रहेगी नहीं, तो उसे हम क्या करेंगे, बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, है ना। तब देखिए, अतः तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या बनेगा, देखिए ये हो जाएगा P0 माइनस PS, ये होगा, और नीचे क्या होगा, P0 ये होगा, ऊपर क्या होगा, विलेय के मोल स्मॉल एन, और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला n कैपिटल N से बहुत छोटा हो गया, तो स्मॉल n ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा यहां से, तो नीचे हो जाएगा कैपिटल N। तो आपका ये फार्मूला बन गया। ये है तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम। आपको सवाल जब दिया गया होगा, सवाल को ध्यान से पढ़ना होगा। जब विलेय की क्वांटिटी बहुत कम दी गई होगी तब आप इसका यूज करेंगे, लेकिन जब विलेय की क्वांटिटी मतलब भर की पर्याप्त दी गई होगी तो हमें इस फार्मूले का यूज करना है ना। तो इसको देख लेते हैं, ये मोल है। अब मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अनुभार। तो मैं फार्मूले को और थोड़ा सा एक्सटेंड करके आपको बता देता हूं, यहां से लिख देते हैं। देखिए P0 माइनस PS अपॉन P0, ये क्या है, मोल। तो मोल क्या होता है, भार बटे अनुभार। ये क्या है, ये विलायक का मोल है, तो इसके लिए कैपिटल W अपॉन कैपिटल M लिख लेते हैं। अब इनको हम रीअरेंज कर लेते हैं, तो P0 माइनस PS अपॉन P0 स्मॉल W अपॉन स्मॉल m इंटू ये m ऊपर चला जाएगा तो कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। तो आप इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। तो फार्मूला आप चाहे जो लगाइए, इन दोनों में से आप चाहे ये फार्मूला लगाइए, ये क्या है, मोल है। मोल चाहे आप यहाँ सीधे कैलकुलेट करके, चाहे सीधे यहाँ पर मोल लिखिए तब सॉल्व करिए, या मोल निकाल लीजिए भार बटे अनुभार से, तो इस फार्मूले का यूज कर लीजिए, है ना। मैंने मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अनुभार होता है। तो स्मॉल एन की जगह ये विलेय का मोल है तो विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार, ये विलायक का मोल है तो विलायक का भार बटे विलायक का अनुभार, है ना। इसी फार्मूले को मैंने रीअरेंज किया है। स्मॉल w, देखिए स्मॉल w है, स्मॉल नीचे आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई m से ऊपर चला जाएगा तो m और कैपिटल w हो गया। तो ये हो गया हमारा तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम। तो ये हमारा जो टॉपिक था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसको मैंने आपको करवा दिया है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको राउल्ट के नियम की सीमाएं करवा देता हूं। तो चलिए देखते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं, यहां पर हम इनको देख लेते हैं। तो नंबर फर्स्ट देखिए लिखा कि यह केवल अवाष्पशील विरुद्ध अपघट्यों पर लागू होता है। यानी राउल्ट का जो ये नियम है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये किस पर लागू होता है, केवल अवाष्पशील विरुद्ध अपघट्यों पर, वाष्पशील पर लागू नहीं होगा। क्योंकि जब अगर वाष्पशील पदार्थ होगा तो उसकी भी वाष्प बनने लगेगी, और जब उसकी वाष्प बनने लगेगी तो हमें वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जितना हमें चाहिए उतना हमें प्राप्त नहीं होगा, है ना। तो वहां पर हमें वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन हमें देखने को ज्यादा नहीं मिलेगा। उसके बाद सेकंड नंबर देखिए, कहता कि यह उन अवाष्पशील पदार्थों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक क्रिया नहीं करते। विलायक कौन होता है, वाटर, और जल के अंदर ही तो हम विलेय मिलाते, भाई विलायक में ही तो विलेय मिलाते हैं। तो अगर विलेय विलायक से रिएक्शन ही कर लेगा तो कोई और पदार्थ बन जाएगा, तो अगर कोई और पदार्थ बन जाएगा तो हमें वाष्प दाब में अवनमन देखने को नहीं मिलेगा, या जो हमने एक्सपेक्ट किया है वो हमें देखने को
नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बताया गया कि विलायक से रासायनिक क्रिया नहीं करना चाहिए, क्योंकि विलायक से रासायनिक क्रिया कर लेगा तो हम जिसके लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम जो चाहते हैं हमें वो प्राप्त नहीं होगा, कोई और पदार्थ बन जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। थर्ड देखिए कि विलयन में वियोजित होने वाले विरुद्ध अपघट्यों पर रावुल्ट का नियम नहीं लगता है। यानी विलयन में वियोजित होने वाले विरुद्ध अपघट्य, है ना, जो आयनों में टूट जाते हैं, है ना, मान लिया कि कोई विरुद्ध अपघट्य आपने लिया है, उसको जल में मिलाया है, विलायक में मिलाया है, और वो विलयन के अंदर टूट करके 1 से 2 बन गया, 2 से 4 बन गया, 4 से 8 बन गया, तो हम जितना अवनमन चाहते हैं वाष्प दाब में, उतना अवनमन हमें नहीं मिलेगा। अवनमन या तो कम मिलेगा या तो हमें ज्यादा मिल जाएगा। तो यहाँ पर तो वियोजित, विलयन में वियोजित होने वाले, तो अगर उसका वियोजन होगा तो अवनमन क्या होगा, ज्यादा मिलेगा, है ना, तो हमें एक्सपेक्ट के अनुसार उससे ज्यादा मिलेगा, इसलिए वियोजित होने वाले अपघट्यों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। चौथा क्या होगा कि विलयन में संगुणित या संयोजित होने वाले विरुद्ध अपघट्यों पर भी राउल्ट का नियम नहीं लगेगा। हमें जितना वाष्प दाब चाहिए, अगर कोई हमारा जो विरुद्ध अपघट्य है या जो विलय है वो विलयन में जाने के बाद संगुणित या संयोजित हो जाता है, तो हमें जितना वाष्प दाब अवनमन चाहिए उतना देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार संयोजित और वियोजित होने वाले पर राउल्ट का नियम नहीं लगेगा। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन था उसको करवा दिया, राउल्ट ने उसके विषय में क्या बताया था वो भी मैंने आपको करवा दिया है, तनु विलयन के लिए राउल्ट की समीकरण भी करवा दी है, और राउल्ट के नियम की सीमाएं भी करवा दी हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये सभी को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, सभी तक पहुंचाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।